हम लोग सुन्नी स्कूल में इस समय चल रहे हैं। जैसा कि तुम लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने सुन्नी का हनफी जो है वो उप संप्रदाय जो हनफी सबसेक्ट है वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसका दूसरा सबसेक्ट दूसरा उप संप्रदाय जो है वो मलिकी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मलिकी ये है मलिकी, उसका मलिकी उप संप्रदाय, मलिकी उप संप्रदाय, मलिकी उप संप्रदाय, इसको यूं भी लिख लेंगे मलिकी सबसेक्ट, मलिकी उप संप्रदाय। कल हम लोगों ने हनफी पढ़ा था, आज मलिकी के बारे में चर्चा करेंगे, मलिकी के बारे में डिस्कस करेंगे, मलिकी उप संप्रदाय के बारे में। पहले तो सबसे पहले इसके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल्स पढ़ रहे हैं। हम लोग मुस्लिम लॉ की कितने स्कूल्स हैं वो पढ़ रहे हैं। पहले दिन हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया था कि सुन्नी स्कूल, शिया स्कूल और मुतजिला स्कूल, तीन स्कूल थे, इसके तीन संप्रदाय थे सुन्नी मुस्लिम लॉ में। आज उसका जो सबसेक्ट है वो मलिकी में हम लोग शुरू करेंगे। मलिकी के सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया था, इसके संस्थापक कौन थे, पहले तो उनको हम लोग लिखेंगे जैसे कल हम लोगों ने हनफी भी किया था। मलिकी के जो संस्थापक हैं वो मलिक इब्न अनस, मलिक इब्न अनस, मलिक इब्न अनस, मलिक इब्न अनस। संस्थापक इसके हैं मलिक इब्न अनस। मलिक इब्न अनस ने इसकी स्थापना की थी, इसको इस्टेब्लिश किया था। मलिकी उप संप्रदाय को इस्टेब्लिश करने वाले जो हैं वो मलिक इब्न अनस हैं। ठीक है, ये हो गया इस्टेब्लिश करने वाले संस्थापक। अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इसको जो है वो जो कानून का स्रोत है, ये महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है मुस्लिम लॉ में। मलिकी को सबसे पहला ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेज में आता है। ये सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखा, हम लोग इंट्रो कर रहे हैं अभी इसके इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में ठीक है, और इसमें जो है परंपराओं पे स्पेशली जो है वो इम्फेसिस किया गया है। सुन्ना पे, सुन्ना यानी कि परंपराएं, सुन्ना यानी कि ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मुस्लिम लॉ के ट्रेडिशन, मुस्लिम लॉ की परंपराओं को, परंपराओं पे आधारित सुन्ना, सुन्ना जिसे हदीस भी बोलते हैं हम लोग, वो इसका मेन सोर्स है, मेन सोर्स सुन्ना है, इसी पे ये आधारित है। स्पेशली ऑन बेस्ड ऑन सुन्ना, ट्रेडिशन पे ये बेस्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट में ठीक मोहम्मद साहब, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, वो उनका जो सुन्ना था वो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि सुन्ना जो उनका था वो स्पेशली क्या था, उनके जो आचार विचार व्यवहार, उनका जो उनकी जो प्रकृति थी उस पे आधारित जो परंपराएं थी उसको सुन्ना में इंटर किया गया। उसी को सुन्ना में हम लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले पढ़ा है। ये परंपराएं होती हैं और परंपराओं पे आधारित सुन्ना है, और ये हमारा इसका मलिकी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, मोहम्मद साहब के अनुयायी जो हैं इन परंपराओं को उत्तराधिकारी उनके, अब इसमें एक चीज, एक स्टेप हम लोग बढ़ाते हैं इसमें। ये सुन्ना पे आधारित है, संस्थापक इसके हो गए। जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे उनके, जो उनके सक्सेसर थे, उनके परंपरा को भी इसमें इंटर्ड किया गया है, उनकी परंपराओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ये इसकी नई बात है। अभी तक केवल मोहम्मद साहब की परंपराओं की बात थी, अब उनके उत्तराधिकारियों की परंपरा को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें मलिकी में मतलब जो उनके सक्सेसर थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो उनके अनुयायी थे, जो आगे लेके चले इस स्कूल को, उनके जो उनकी परंपराएं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उसको भी इसमें इंटर्ड किया गया। उसमें भी इसमें सक्सेसर के परंपराओं को, उनके उत्तराधिकारियों की परंपराओं को भी इंटर्ड किया गया। ठीक है, अब इसके अनुसार जो है वो, जहां तक इसमें जो इसका बेस्ड जो प्रिंसिपल है, इसका बेस्ड प्रिंसिपल ये है कि जहां तक संभव हो सके वो सुन्ना से ही, यानी कि
परंपरा से ही लॉ निकाला जाए, परंपरा से ही लॉ, जो कानून है या जो लॉ का उद्गम है, लॉ का प्रादुर्भाव है, जो लॉ है वो स्पेशली किससे एराइज हो, वो परंपराओं से ही एराइज हो। इसका सबसे मूल वाक्य है, एक होता है ना किसी भी एक्ट का, किसी भी स्रोत, किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का मूल वाक्य क्या है, तो इसका मूल वाक्य क्या है मल्की उपसंप्रदाय का, कि इसके उत्तराधिकारियों द्वारा जो परंपराएं चालू की गई उस समय समाज में, उसको सुन्ना कहा गया। और उस सुन्ना या उनके उत्तराधिकारियों की, सुन्ना तो पैगंबर मोहम्मद साहब की बात थी, उसके बाद वाली जो उत्तराधिकारी हैं उनके परंपराओं को भी इसमें इंटर्ट किया गया, उसको, उसके परंपराओं को भी इसमें इंटर्ट किया गया, उस पर भी इसको आधारित किया गया, ठीक है ना। तत्पश्चात उसके बाद जो है इसमें एक चीज और इंक्लूड की गई, कियास, कियास और इज्मा, कियास और इज्मा, कियास प्लस इज्मा प्लस मदीना में जो है स्पेशली ऑन मदीना, मदीना में जो परंपराएं थी, मदीना में जो परंपराएं थी उन परंपराओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया। एक चीज इसमें नया ऐड हुआ, परंपराएं किसकी, परंपराएं सुन्ना वाली जो कि मोहम्मद साहब की परंपराएं थी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे उनके उत्तराधिकारियों की परंपराएं, उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप पे कियास, इज्मा और मदीना में जो परंपराएं उसमें प्रचलित थी, इन परंपराओं को भी कानून बनाते समय इस स्कूल में शामिल किया गया, ठीक है। यानी एक चीज इसमें नई आ गई कि मदीना वाली परंपराएं भी इसमें इंक्लूड की गई, ठीक है। अब इसको जो है, इसके जो विद्वान हैं, जो इसके चिंतक हैं, वो चूंकि स्वयं में एक काजी भी थे, स्वयं में एक वो काजी थे, न्यायाधीश थे, तो इसमें एक व्यवहारिक पक्ष भी आ गया है, ठीक है। उनके काजी न्यायाधीश होने के कारण इसमें एक व्यवहारिक पक्ष भी है, व्यवहारिक पक्ष, इसमें एक व्यवहारिक पक्ष भी इंटर्ट कर दिया है। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं इनके सोसाइटी के लिए। ये हो गया इनका व्यवहारिक पक्ष। जो इस कानून का व्यवहारिक पक्ष है वो स्पेशली ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मजबूत है। वो इसलिए ज्यादा मजबूत है कि जो परंपराएं उस समय थी, मोहम्मद साहब की परंपराएं वो सुन्ना थी, उसके बाद की परंपराएं जो उनके उत्तराधिकारियों की परंपराएं थी, उसके बाद कियास को भी इसमें शामिल किया गया और इज्मा को भी शामिल किया गया, प्लस जो मदीना, जो वहां का मदीना का जो लोकल जो परंपराएं थी उसको भी इसमें इंटर्ट किया गया। और इन सारों को इंटर्ट करके इस पे एक व्यवहारिक पक्ष रखा गया, इस पे एक व्यवहारिक पक्ष रखा गया। क्यों व्यवहारिक पक्ष रखा गया? क्योंकि इसके जो संस्थापक थे वो क्या थे? वो स्वयं एक न्यायाधीश थे, स्वयं में न्यायाधीश थे, और उसी परंपरा में और भी जो उनके शिष्य थे वो न्यायाधीश या काजी, जिसको काजी कहा जाता था उस समय, काजी की परंपरा स्टार्ट थी, उनके साथ शुरू थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें एक धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया तो इसमें दो मामले, जैसे कोई कॉज ऑफ एक्शन दो एराइज होता है, तो एक कॉज ऑफ एक्शन से दूसरे कॉज ऑफ एक्शन को कंपेयर करके निर्णय देना, इस्तिदलाल उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इस्तिदलाल। एक शब्द आता है इसमें, इस्तिदलाल, ऐसे लिखते हैं इसको, इस्तिदलाल। ये इस्तिदलाल शब्द का मतलब है कि अगर मान लो दो मुकदमे हैं या कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन है जो दो एराइज हुआ है, तो उनके आपस में कंपेयरिंग करके, उनको आपस में कंपेयर करके जब उसका एक इशू तैयार किया जाता है या उनका एक पक्ष तैयार किया जाता है, तो उस पक्ष को हम क्या कहते हैं? इस्तिदलाल। तो इसमें इस्तिदलाल को भी इंटर्ट किया गया, इस दलाल के पक्ष को भी इंटर्ट किया गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया पूरा? एक तो ये जो मलकी युग संप्रदाय है, इस मलकी युग संप्रदाय में सबसे पहले तो मोहम्मद साहब की परंपराएं, फिर उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों की परंपराएं, फिर उसके बाद इज्मा, फिर उसके बाद कियास, फिर उसके बाद मदीना की लोकल परंपराएं जो मदीना में प्रचलित थी वो परंपराएं, और फिर उसके बाद इस्तिदलाल। तो इतनी चीजों को इंटर्ट करके ये मलकी उप संप्रदाय को मतलब इसके स्कूल्स को क्रिएट किया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको बल्कि इस तरह भी तुम लोग लिख लो। सबसे पहले मोहम्मद साहब का सुन्ना, पैगंबर मोहम्मद साहब का सुन्ना। सेकेंड स्टेप में उत्तराधिकारियों की परंपराएं,
थर्ड स्टेप में कियास, फिर चौथे स्टेप में इज्मा, फिफ्थ स्टेप में मदीना की जो लोकल परंपराएं थी, उनकी लोकल ट्रेडिशंस थी, यहाँ की लोकल ट्रेडिशन, क्योंकि मदीने में ही स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ स्टैब्लिश हुआ था ये संप्रदाय? ये मदीने में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो मदीने की लोकल ट्रेडिशंस को भी लिया गया, प्लस इस्तिदलाल, एक नया शब्द आया है इस्तिदलाल। हमेशा प्री में पूछा जाता है इस्तिदलाल का रेफरेंस कहाँ दिया गया है? इस्तिदलाल यहाँ पे इस्तिदलाल। ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे 6 बातों से ये जो है 6 स्टेप को इंटर्ट करके मलकी उप संप्रदाय की रचना की गई। मलकी उप संप्रदाय का प्रिंसिपल तैयार किया गया। पहला मोहम्मद साहब का सुन्ना, दूसरा उनके उत्तराधिकारियों की परंपराएं, तीसरा कियास, चौथा इज्मा, तीसरा मदीना की लोकल परंपराएं और चौथा इस्तिदलाल, ठीक है। इतने से ये पूरा ये संप्रदाय जो है मलकी उप संप्रदाय आगे बढ़ा, ठीक है। और इसका जो है इसमें ये एक विशिष्ट नियम इसका ये है, इस संप्रदाय का एक विशिष्ट नियम ये है कि ये इसमें विशेष में लिखोगे, विशेष में ये एक विशिष्ट नियम है कि विवाहित स्त्री जो है, विवाहित स्त्री अपने अधिकारों का स्थानांतरण, विवाहित स्त्री अपने अधिकारों का, अपनी संपत्ति का जो स्थानांतरण जो है बिना पति की अनुमति के नहीं कर सकती। अपने विवाहित स्त्री संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये जो है वो बिना पति की अनुमति के नहीं कर सकती, पति की अनुमति के नहीं कर सकती, पति की अनुमति के बिना पति की अनुमति कंसेंट के वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो विवाहित स्त्री की जो संपत्ति है, एक विशिष्ट नियम इसमें है कि वो सदैव जो है उसके पति के नियंत्रण में रहती है, ठीक है। किसके नियंत्रण में है? पति के नियंत्रण में, पति के नियंत्रण में। ये लगभग पूरा हो रहा है मलकी उप संप्रदाय। मलकी उप संप्रदाय क्या है, हम कैसे डिस्कस करेंगे इसको बताएंगे कि इसकी स्थापना जो मक्का में हुई थी और इसके संस्थापक मलिक इब्न अनस, मलिक इब्न अनस, इसको कहीं लिख लें हम, मलिक इब्न अनस, इसके संस्थापक मलिक इब्न अनस थे और मदीने में इसकी स्थापना हुई थी। इस उप संप्रदाय की स्थापना हुई थी मलकी उप संप्रदाय की, ठीक है। और इसमें इस संप्रदाय में कौन कौन से प्रिंसिपल इनहेरेंट किए गए, कौन कौन से प्रिंसिपल लिए गए, कौन कौन से प्रिंसिपल से ये संप्रदाय पूरा कॉन्स्टिट्यूट हुआ, पूरा संप्रदाय बना जो इसके फॉलोअर मानेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन सा मेन स्टेप था, इसको हम एग्जाम में ऐसे स्टेप वाइज लिखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्कूल्स लिखने को आएगा तो सारे स्कूल्स हमको लिखने होंगे ना, कोई एक स्कूल से लिखना ही होगा और सारे स्कूल्स को हमको उन्हीं 3 पेजेस में हमको जगह देनी होगी। तो इसको स्टेप वाइज हम लिखेंगे कि जो भी मलकी उप संप्रदाय को बताएंगे, सीधे मलकी उप संप्रदाय एस्टैब्लिश बाय मलिक इब्न अनस, कहां पे? मदीना में, ठीक है। और इसकी जो मुख्य प्रिंसिपल क्या थे, इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? पहला सिद्धांत इसका क्या था? मोहम्मद पैगंबर साहब की सुन्ना या मोहम्मद पैगंबर साहब की परंपराएं, वो परंपराएं जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्टार्ट की थी, ठीक है। दूसरा उत्तराधिकारियों की परंपराएं, उनके जो दिख नहीं रहा है तो आज परेशान ना हो तुम लोग, आज इसको हम डालते हैं वहां पे, ठीक है। अभी तुम लोग को लिंक देते हैं, फिर उससे तुम लोग इसको देख लेना, आज थोड़ा देरी होगा ये। दूसरा उत्तराधिकारियों की परंपराएं, उत्तराधिकारियों की परंपराएं। तीसरा कियास, चौथा इज्मा बता चुके हैं हम सोर्सेज में। पांचवा मदीने की लोकल ट्रेडिशन, जो मदीने की लोकल ट्रेडिशन थी उनको भी इसमें इंटर किया। ये अजीब सी यूनिक सी बात है, ठीक है ना। ये यूनिक सी बात है कि जहां ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जहां ये संप्रदाय बना, उस संप्रदाय का जहां ये बना वहां की लोकल परंपराओं को भी इसके सिद्धांतों में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि लोकल परंपराएं जो चलती थी उससे वहां के लोग ज्यादा प्रभावित थे, तो उसको भी शामिल किया गया। ये और जगह नहीं मिलता, ये इसमें एक यूनिक चीज है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा उप संप्रदाय है, कौन सा ऐसा सबसेक्ट है जहां की प्रिंसिपल को बनाते समय, कॉन्स्टिट्यूट करते समय वहां पे क्या है, वहां के लोकल ट्रेडिशन को भी इंटर्ट किया गया, तो ये क्या है? मदीना। ये मदीना के लोकल ट्रेडिशन को इंटर्ट किया गया। ये कौन संप्रदाय है?
मलकी उप संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, उसके बाद वाला पॉइंट है कि इस दलाल को भी इसमें शामिल किया गया। इस दलाल मतलब कंपेयरिंग द केस टू केस कंपेयरिंग करने के लिए इस दलाल को शामिल किया गया, ठीक है। इतनी बातें इसके कॉन्स्टिट्यूशन में थी। और एक विशिष्ट बात ये थी कि जो विवाहिता स्त्री होगी, विवाहिता स्त्री के जो पति होगा, विवाहिता स्त्री का पति होगा, सारी संपत्तियां उसी पति की अनुमति के बिना, अपनी पति की अनुमति के बिना वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। यानी कि विवाहिता स्त्री की संपत्तियां उसके पति के नियंत्रण में रहेंगी। ये इसका एक जो है वो स्पेशली एक इसका जो है वो फीचर्स था। और इसके बाद जो है इसमें आती हैं इंपॉर्टेंट बुक्स कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो हम इंपॉर्टेंट बुक्स दिखाते हैं तुमको। इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स, इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक्स में किताब अल मुबत्ता, किताब अल मुबत्ता, ये ऐसे हो जाएगा मुबत्ता। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई बात नहीं, मतलब एक आध तो याद कर ही लेना। ये मलकी सिद्धांतों की प्रमाणित पुस्तक है। किताब क्या से प्रमाणित पुस्तक है, किताब अल मुबत्ता, किताब अल मुबत्ता, ये इसकी जो है वो प्रमाणित पुस्तक है। तो ये धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है ये संप्रदाय, ये उप संप्रदाय। कौन सा उप संप्रदाय, मलकी उप संप्रदाय। आज इसी को हम लोग करेंगे, केवल मलकी पे ही कंसंट्रेट करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मलकी उप संप्रदाय को फिर से देखा जाए, रिवाइज किया जाए। मलकी उप संप्रदाय जो है वो किसका सबसेक्ट है, वो सुन्नी संप्रदाय का सबसेक्ट है। सुन्नी संप्रदाय का उप संप्रदाय मलकी संप्रदाय है। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, मलिक इब्न अनस ने इसको इस्टेब्लिश किया था। कहां पे इस्टेब्लिश किया था, मदीने में। और इसके मुख्य प्रिंसिपल क्या क्या उन्होंने इंटर्ट की थी इसमें। पहला तो मोहम्मद साहब की परंपराएं थी जो कि सुन्ना हम इनको कहते हैं। दूसरा सेकंड स्टेप पे कियास को इसमें इंटर्ट किया गया, कियास को इसमें लिया गया। उसके बाद इज्मा को लिया गया, उसके बाद मदीना की लोकल परंपराओं को लिया गया, और फिर उसके बाद इस्तिदलाल को लिया गया, ठीक है। इतने से मिला करके ये उप संप्रदाय कॉन्स्टिट्यूट हुआ, बना, इसको समाज में लाया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मलिकी उप संप्रदाय। और चूंकि मलिक इब्न अनस के नाम पे, ये मलिक इब्न अनस नामक विद्वान ने इसको बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे ये मलिकी उप संप्रदाय आ गया। और सबसे खास बात है कि मलिक साहब जो थे वो स्वयं में काजी थे या स्वयं में वो न्यायाधीश थे। तो इसका इस संप्रदाय के प्रिंसिपल का एक व्यवहारिक पक्ष काफी उजला हो गया, काफी इंपॉर्टेंट व्यवहारिक पक्ष है। ये व्यवहारिक पक्ष के आधार पे यही चला, ठीक है। तो ये हो गया। और इसकी सबसे एक विशिष्ट बात है, इस संप्रदाय की सबसे एक विशिष्ट बात है, वो क्या है, संप्रदाय की सबसे विशिष्ट बात वो ये है कि जो भी संपत्तियां किसी विवाहित स्त्री के अधिकार क्षेत्र में हैं, जो भी संपत्तियां किसी विवाहित स्त्री के अधिकार क्षेत्र में हैं, वो पति की अनुमति के बिना, वो उस संपत्ति को अपने हस्बैंड की अनुमति के बिना, अपने पति की अनुमति के बिना किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का राइट जो है बिना कंसेंट के, किसके बिना कंसेंट के, हस्बैंड के बिना कंसेंट के जो है वो मैरिड वुमन को, विवाहिता स्त्री को नहीं होगा। ये इसका सबसे विशिष्ट नियम है। अब इसको चाहे तुम जिस पक्ष में रखो, और इस तरह करके ये पूरा हुआ। इसमें एक इंपॉर्टेंट किताब है जो कि इसकी सबसे फेमस किताब है, और मलिक इब्न अनस साहब ने उसको लिखी है। उस इंपॉर्टेंट किताब का नाम है किताब अल मुवत्ता, किताब अल मुवत्ता, किताब अल मुवत्ता जो इसकी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसको हम लोग याद करना है। और अब कहां कहां ये पाए जाते हैं, कहां कहां ये इस उप संप्रदाय के अनुयायी, मलिकी उप संप्रदाय के अनुयायी फॉलोअर्स जो हैं वो कहां कहां विश्व में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भारत में तो बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, न के बराबर है, लेकिन चूंकि कहीं कहीं होंगे तो इसलिए हम लोग न तो नहीं लिखेंगे, लेकिन भारत में इनकी संख्या अत्यंत अल्प है, अत्यंत कम है, अत्यंत छोटी जनसंख्या इनकी भारत में पाई जाती है। कहां कहां पे मेन ये पाए जाते हैं, मध्य तथा पश्चिमी अफ्रीका में, स्पेन में, कुवैत में, बहरीन में, यहाँ पे इनका जो है वो मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या बहुत कम है। जबकि इसके ठीक उल्टा कल जो हमने बताया था वो कौन सा संप्रदाय, हनफी वाला, तो हनफी उप संप्रदाय में ज्यादातर संख्या भारत और पाक में पाई जाती, पूरे विश्व में पाए जाते हैं, लेकिन भारत और पाक की ज्यादा जनसंख्या हनफी उप संप्रदाय की पाई जाती है। लेकिन ठीक उसके विपरीत मलकी उप संप्रदाय में भारत में जनसंख्या इसकी बहुत कम पाई जाती है और जगह इसकी जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है।
तो आज ये मलकी उप संप्रदाय कंप्लीट हुआ। एग्जाम में लिखने का तरीका, वे ऑफ द राइटिंग कहाँ पे होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमेशा चाहे बिहार जो हो, चाहे यूपी जो हो, चाहे अपने रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में हमको लिखना हो तो हमारे पास पेज कम होंगे, 3 ही पेज होंगे और सारे स्कूल्स को लिखना होगा। उसमें कितने स्कूल्स हैं, उनके कितने सब स्कूल्स हैं, वो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो आप इसको पॉइंट वाइज स्टेप वाइज लिखेंगे। जब इसकी बात आएगी, आज जो हम लोगों ने पढ़ा मलकी उप संप्रदाय की बात आएगी, तो खट से आप लिखेंगे इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, मलिक इब्न अनस। मलिक इब्न अनस, और कहाँ ये इस्टेब्लिश हुआ, ये मदीना में इस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद इसके प्रिंसिपल क्या थे, जिन प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूट करके, बना करके, इकट्ठा करके और इस उप संप्रदाय की रचना की गई, मलकी उप संप्रदाय की रचना की गई, वो मुख्य कौन से थे। तो सबसे पहले क्या था, मोहम्मद साहब की परंपरा। कुरान तो भाई है, कुरान में तो कोई समस्या नहीं, कुरान तो रहेगा ही रहेगा। कुरान तो जानते ही हो कि वो तो स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह के वचन है, तो वो तो है ही है। उसके बाद मोहम्मद साहब का सुनना, जो मोहम्मद साहब की परंपराएं थी, और एक नई चीज इसमें जोड़ी गई, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों की परंपराएं। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों की परंपराएं, और उसके बाद कियास और इज्मा। चूंकि इसका व्यवहारिक पक्ष काफी उजला था, व्यवहारिक पक्ष काफी इसका इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि मलिक इब्न अनस स्वयं में एक काजी थे, स्वयं एक काजी थे, स्वयं में एक न्यायाधीश थे। उस समय न्यायाधीश को काजी कहा जाता था, और इनके बाद की परंपराओं के लोग भी इसमें न्यायाधीश और काजी रहे हैं। इस मलकी उप संप्रदाय, इस मामले में मलकी उप संप्रदाय काफी रिच है कि यहाँ पे जितने इसके प्रवर्तक रहे हैं, जितने इसके प्रमोटर्स रहे हैं, वो क्या रहे हैं, वो काजी या न्यायाधीश उस जमाने में रहे हैं। तो इसलिए उनका जो देखने का तरीका था, जो संप्रदाय के प्रिंसिपल्स को बनाने का तरीका था, वो काफी व्यवहारिक था। उस व्यवहारिकता को लेते हुए इन्होंने कियास और इज्मा को लिया। और एक व्यवहारिकता का नमूना ये सबसे बड़ा मिलता है कि जिस जगह पे ये सिचुएट था, जिस जगह ये लोकेट था, जिस जगह ये बनाया गया, वो जगह कौन सी थी, मदीना थी। तो मदीना की जितनी उप परंपराएं हैं, जितनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें जोड़ा गया, इसमें निहित किया गया, इसमें सहगर्भित किया गया। ठीक है, अभी तक तुम लोग चले आ रहे हो, खत्म होने का समय आ गया, तब भी ये इंक्लूड किया गया मदीना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद एक इस्तिदलाल शब्द आता है, इस्तिदलाल को याद रखना। इस्तिदलाल प्री में पूछा जाता है अक्सर, प्री में भी, जे में भी, बिहार में भी, यूपी में, हर जगह इस्तिदलाल। तो इस्तिदलाल को क्या किया गया, इस्तिदलाल को यहाँ पे इंटर्ड किया गया। इस्तिदलाल का मतलब क्या हो गया कि प्रोपोर्शनेट, एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे का परीक्षण करके और एक उसका निष्कर्ष निकालना। इस्तिदलाल को इसमें इंटर्ड किया गया। इतना इंटर्ड करके एक प्रिंसिपल बनाया गया, और इसके साथ एक विशिष्ट नियम है। इनके अलावा उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये एक साथ लिखेंगे, और 5वें को विशिष्ट नियम की हेडिंग लगा के लिखेंगे। विशिष्ट नियम क्या है, विशेष या विशिष्ट नियम। विशिष्ट नियम, विशिष्ट नियम इसका क्या है, लगता है ना अजीब सा, विशिष्ट नियम। विशिष्ट नियम इसका क्या है कि जितनी संपत्ति जो है वो विवाहिता स्त्री के पास होगी, जितनी संपत्ति विवाहिता स्त्री के पास होगी, या विवाहिता स्त्री के नाम जो भी खेत और जमीन और जायदाद और मकान होंगे, उनका ट्रांसफर का राइट बिना पति के कंसेंट के उसका नहीं होगा। ठीक है, ये एक थोड़ा विशिष्ट नियम इसका है, इसको ध्यान रखना। और जगह ऐसा नहीं है, और जगह जिसके नाम प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर सकती है या कर सकता है, जिसको चाहे उसको कर सकता है। उसका टाइटल होता है, उसका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1888 में उसको स्पेशली टाइटल मिली होती है, जिस टाइटल के अंतर्गत वो उसका स्वामी होता है, उसका शीर्षक उसके पास होता है, और जिसको चाहे वो बेच खरीद सकता है, जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर के तरीके हैं, विल के थ्रू ट्रांसफर, रजिस्ट्री के थ्रू ट्रांसफर, गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर, या जो भी तरीके हैं उन तरीकों से वो ट्रांसफर कर सकता है, संपत्ति कर सकती है संपत्ति। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका प्लेस जो है वो मदीना था। ठीक है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, वो ट्रांसफर विवाहिता स्त्री कर तो सकती है, लेकिन कंसेंट किसकी होनी चाहिए, उसके हस्बैंड की। यानी रजिस्ट्री करने जाएगी तो हस्बैंड की कंसेंट भी उसमें लगेगी, कि विवाहिता स्त्री के जो पति हैं उनकी जो है उसमें कंसेंट लगेगी, तब वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती है। हस्बैंड को बिना हस्बैंड के कंसेंट के वो ट्रांसफर नहीं कर सकती उस संपत्ति को। ठीक है, ये इसका विशिष्ट नियम है। तो ये पूरा मलकी पूरा हुआ। और इसकी किताब जो इंपॉर्टेंट किताब है, इस किताब को याद रखना, क्योंकि किताब का जानते हो क्या है, मेंस में लिखने में तो किताब की इतनी बात नहीं है, मान लो छूट जाएगी तो हनफी की किताब याद रहेगी या आगे वालों की किताब याद रहेगी। लेकिन जो प्री का एग्जाम है उसमें चाहे नेट हो, चाहे LLM हो, चाहे जे हो, चाहे कोई एग्जाम हो, उसमें किताबों का नाम वो पूछ देते हैं कि ये किताब किस स्कूल की किताब है, या इस किताब के प्रवर्तक कौन थे, इस किताब के राइटर कौन थे, ये इस किताब में किसके उपदेश लिखे हुए हैं, ये किताब किस उप संप्रदाय को कोरिलेट करती है। तो उसमें क्या है कि उसमें वो किताब अल मुबत्ता, किताब अल मुबत्ता, ठीक है,
किताब अल मुवत्ता इसका जो है वो मेन इसकी बुक है, इसका ग्रंथ है, जिसको मलिक इब्न अनस साहब ने लिखा है। और तमाम किताबें इसमें लिखी गई हैं। इसमें किताबें ज़्यादा लिखी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग न्यायाधीश रहा करते थे, काजी रहा करते थे, इनका एक व्यवहारिक पक्ष था, तो ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है और ये इसकी इंपॉर्टेंट किताब है। पाए जाने की स्थिति जो इनकी है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो पाए जाने में इस संप्रदाय के लोग भारत में, मलिकी उप संप्रदाय भारत में बहुत कम है, बहुत न्यून है। ये ज्यादातर और देशों में और विश्व के और देशों में जो है पाया जाता है, जो कि जिसमें कि मध्य तथा पश्चिमी अफ्रीका, स्पेन, कुवैत, बहरीन, ये जो है देश ये इसके मुख्य हैं। ठीक है, आज इतना ही। आज का एक ही स्कूल आज खोल किया जाएगा और हम अलग अलग स्कूल अलग अलग दिन इसलिए करा रहे हैं कि ये दोनों एक आपस में मिक्स न हो। इसके एसेंशियल एलिमेंट को तुम लोग इसी तरह से लिखना जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। मलकी वाले को इस तरह से, कल हनफी वाले को उसको भी इसी तरह से अलग से निकाल लेना। दोनों कंपेयर एक साथ करके देख लेना कि दोनों मिक्स ना होने पाए, दोनों अलग अलग हैं। जैसे हाँ, इसमें यूनिक चीजें यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, अभी और संप्रदाय आगे आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये अपना करना। और आज का काम इतना ही। आज क्लास अभी ओवर कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसको जो है आज वाले लेक्चर को, जैसे कि तमाम तुम लोगों का था कि